तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हमारा जो प्रश्न है, प्रेमचंद की जीवन दृष्टि पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को एमएचडी 14 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की लिस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया है, तो सोचा कि आप लोगों के लिए इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो सबसे पहले जीवन दृष्टि जब हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें भूमिका के तौर पर हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद केवल एक कथाकार नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के सजग चिंतक और युग दृष्टा साहित्यकार थे। उनकी जीवन दृष्टि का निर्माण तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बीच हुआ था। मतलब उनका जो जीवन है, उनकी जीवन दृष्टि जो थी, ठीक है, वो उस समय के सामाजिक, जो राजनीतिक और आर्थिक, जो सांस्कृतिक जो परिस्थितियां उस समय मौजूद थी, उसी के बीच उनका ये हुआ था। ठीक है, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्र, समाज, किसान और नारी, दलित तथा मानवता से जुड़े प्रश्नों को उठाया उन्होंने। मतलब अपने साहित्य में उन्होंने क्या किया कि राष्ट्र से संबंधित जो प्रश्न थे उसको उठाया। ठीक है, उसके बाद समाज, उसके बाद नारी, मतलब जो भी जिन चीजों से समाज में जो विसंगतियां फैली हुई थी, उन सभी चीजों को लेकर उन्होंने बातें कही और दलित लोगों के बारे में भी कहा। तो उनकी जीवन दृष्टि मानवीय संवेदना, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित थी। मतलब जहाँ पे भी अन्याय होता था, वहाँ पे जो प्रेमचंद हैं, उन्होंने न्याय की बात की, अन्याय की नहीं। ठीक है, तो प्रेमचंद की जीवन दृष्टि को जब हम लोग देखें, तो उसमें पहला नंबर एक बिंदु निकल कर आता है राष्ट्रीय चेतना, जो कि राष्ट्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी-अभी। तो ये देखिए, राष्ट्रीय चेतना में प्रेमचंद की राष्ट्रीय चेतना अत्यंत प्रबल थी। इसमें क्या लिखना है कि यही लिखना है कि उनकी जो राष्ट्रीय चेतना थी, बहुत ज़्यादा प्रबल थी। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक थे और स्वदेशी सत्याग्रह तथा स्वराज के पक्षधर भी थे। मतलब ये सारी जो प्राचीन घटना हमारे इतिहास में घटी हुई है, इन सभी के वे पक्षधर थे। सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था। उनकी रचनाओं में विदेशी शासन के अत्याचार, स्वदेश प्रेम तथा स्वतंत्रता की आकांक्षा स्पष्ट दिखाई देती है। वे साहित्य को राष्ट्र जागरण का प्रभावी माध्यम मानते थे। मतलब सरकारी नौकरी अगर उस समय कोई करता था, तो उसको सरकार के साथ चलना पड़ता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरी को ही छोड़ दी, क्योंकि सरकार के साथ नहीं चलना पड़ेगा, अपने देश के लोगों के साथ चलेंगे इसलिए। उसके बाद हमारा 2 नंबर में बिंदु है कि विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव। देखिए, प्रेमचंद की विचारधारा पर आर्य समाज, गांधीवाद, मानवतावाद और मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने क्या किया था, आर्य समाज से सामाजिक सुधार की प्रेरणा दी। मतलब प्रेमचंद की जो विचारधारा है, उन्होंने अलग-अलग जगह से अलग-अलग विचारधारा इकट्ठा किया और उसको अपने साहित्य में दिखाया। तो उन्होंने आर्य समाज से सामाजिक सुधार करने की प्रेरणा ली, गांधी जी से सत्य और अहिंसा का आदर्श ग्रहण किया तथा समाजवाद से समानता समाजवाद से इन्होंने क्या सीखा, समानता करना। गांधी जी से इन्होंने क्या सीखा, सत्य और अहिंसा का पाठ इन्होंने सीखा। ठीक है, और शोषण विरोध की चेतना इन्होंने प्राप्त की। उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने किसी एक विचारधारा का अंधानुकरण नहीं किया। मतलब अपने साहित्य में उन्होंने किसी एक ही विचारधारा के, जैसे सामाजिक सुधार पे लगे तो सिर्फ सामाजिक सुधार ही किए, गांधीवाद पे लगे तो सिर्फ गांधीवाद ही किए, ऐसा नहीं था। सबको मिली-जुली अ, मिली-जुली सरकार बोल सकते हैं। ठीक है, मिला-जुला कर, सबको मिला-जुला कर लेकर चल रहे थे। तीसरा नंबर है बिंदु, किसानों से गहरा लगाव। प्रेमचंद किसानों की समस्याओं के सबसे बड़े साहित्यिक प्रवक्ता थे। मतलब किसानों के ऊपर उन्होंने बहुत बात कही है और किसानों के पक्षधर भी थे, क्योंकि ये भी ज़रूर एक किसान के बेटे ही रहे हैं। ठीक है, किसानों की समस्या को सबके सामने रखना इनका एक मतलब मूल कर्तव्य में से मानते थे। उन्होंने किसानों के शोषण के बारे में, गरीबी के बारे में, कर्ज के बारे में, जिम्मेदारी, अत्याचार, इन सारी चीज़ों का यथार्थ चित्रण किया था। मतलब जो देखा था वही बयां किया था अपने साहित्य में। गोदान और प्रेमाश्रम जैसे उपन्यासों में किसान जीवन की त्रासदी को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है और वे मानते थे कि देश की वास्तविक उन्नति किसानों और मजदूरों के जीवन सुधार से ही संभव है। चौथा नंबर है नारी के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण। देखिए, प्रेमचंद नारी शिक्षा, विधवा विवाह तथा स्त्री अधिकारों के समर्थक थे। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा और अनमेल विवाह जैसी कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। उनके साहित्य में स्त्रियां केवल सहायक पात्र नहीं हैं, बल्कि संघर्षशील और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित होती हैं। मतलब इनकी जो कहानियां हैं, उनमें जो नारी है, वो केवल सहायक पात्र, मतलब
जो होते हैं सहायता करने वाले जो पात्र होते हैं कहानी को या फिर उपन्यास को आगे बढ़ाने वाले, ऐसे पात्र नहीं हैं इनके साहित्य की नारियाँ। इनके साहित्य की नारियाँ बहुत संघर्षशील हैं, बहुत स्वाभिमानी हैं और अपने दायित्वों को बहुत अच्छे से निभाती हैं। यद्यपि उनकी नारी दृष्टि में आदर्शवाद भी दिखाई देता है, फिर भी वह अपने समय की तुलना में अत्यंत प्रगतिशील थीं। 5वां नंबर है सांप्रदायिक सद्भाव की भावना। देखिए 5वां नंबर में क्या बोल रहे हैं कि प्रेमचंद जो थे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, मतलब वो दोनों को एक साथ रखते थे। वे सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ी बाधा मानते थे। उनके लेखों और कहानियों में धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय एकता का संदेश मिलता है, मतलब हमें एकत्र रहना चाहिए। इन्हीं का मतलब इन सारी चीज़ों को वे संदेश देते हैं। उनका विश्वास था कि धर्म के आधार पर समाज को बाँटना मानवता के हित में नहीं है। 6ठा नंबर है दलित चेतना और सामाजिक समानता। इसमें प्रेमचंद ने दलितों और वंचित वर्गों की पीड़ा को गहराई से समझा। उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव को खुलकर विरोध किया। सदगति, ठाकुर का कुआं और दूध का दाम जैसी कहानियां जो आप लोग पढ़े हैं, ऐसी रचनाओं में दलित जीवन की समस्याओं को यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है। उनकी दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी है। 7वां नंबर है मानवतावादी दृष्टिकोण। देखिए प्रेमचंद की जीवन दृष्टि का मूल आधार मानवता था। वे जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय से ऊपर उठकर मनुष्य को महत्व देते थे। उनकी रचनाओं में जो करुणा, प्रेम, सहानुभूति और नैतिक मूल्यों का जो विशेष मतलब स्थान रहा है, वे मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाना है। ठीक है। 8वां नंबर है सामाजिक सुधार की भावना। प्रेमचंद समाज में फैली कुरीतियों और रूढ़ियों के विरोधी थे। मतलब समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी, जो रूढ़ियां प्रचलित थी, पुरानी पीढ़ी से चली आ रही थी, उसके ये बहुत विरोधी थे, उसका विरोध करते थे। जैसे उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास, शोषण और भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर प्रहार किया। मतलब उनके विषय में जो चीजें थी, उसी पर जो गलत चीजें हो रही थी उसके ऊपर इन्होंने आवाज उठाई। उनका साहित्य समाज को नई दिशा देने और उसमें जागरूकता पैदा करने का कार्य करता है। वे साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का साधन भी मानते थे। 9 नंबर में है, अगर आप लोग देखें तो 9 नंबर में आर्थिक विषमता का विरोध। मतलब प्रेमचंद ने पूंजीवादी व्यवस्था और आर्थिक शोषण की आलोचना भी की है। वे समाज में समान अवसर और न्यायपूर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। उनकी रचनाओं में गरीब और अमीर वर्ग के बीच बढ़ती खाई का यथार्थ चित्रण मिलता है। वे श्रम और श्रमिक के सम्मान को समाज की प्रगति का आधार मानते थे। ठीक है। 10 नंबर का बिंदु है यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय। मतलब प्रेमचंद के साहित्य में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत समन्वय या फिर संतुलन दिखाई देता है। उन्होंने समाज की वास्तविक समस्याओं को सामने रखा, परंतु उनके समाधान के लिए नैतिक मूल्यों और आदर्शों की भी स्थापना की। ऐसा नहीं है कि समाज में जो समस्याएं प्रचलित थी उसको उन्होंने केवल बता दिया कि ये समस्याएं हैं और अपना अलग काम करने लगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने समस्याएं भी बताई और उसको हल करने का मतलब तरीका भी बताया, किस तरह से उसको हल किया जा सकता है, किस तरह से इन सारी चीज़ों को हटाकर, सारी बुराइयों को हटाकर अच्छी चीज़ें लाई जा सकती है। तो इस कारण उनका साहित्य केवल समस्याओं का चित्रण नहीं करता है, बल्कि बेहतर समाज की कल्पना भी प्रस्तुत करता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद की जीवन दृष्टि राष्ट्रीयता, मानवता, सामाजिक न्याय, समानता और प्रगतिशील पर आधारित थी। उन्होंने किसानों, स्त्रियों, दलितों और शोषित वर्ग की समस्याओं को उन्होंने साहित्य का विषय बनाया है और समाज को नई दिशा देने का प्रयास भी किया। उनकी जीवन दृष्टि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी, क्योंकि वह मानव कल्याण और सामाजिक परिवर्तन की भावना से प्रेरित है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।